Hello friends, very good morning. This is Aryan sir here, chemistry faculty from भारद्वाज campus. बच्चा लोग हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। और आज सॉल्यूशन का होगा नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर। हम लोग बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। सॉल्यूशन में अब तक हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक 2 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी। आज होगा टॉपिक नंबर 5। ये कौन सा टॉपिक हुआ सर? 5वां टॉपिक। बात हम लोग कर रहे हैं सर वेपर प्रेशर की। आइए थोड़ा मतलब समझते हैं वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए सर, अगर मैं वेपर प्रेशर का मतलब समझना चाहूं, मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बेसिक रूप पे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की। थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की। हमने लिया वाटर जो कि लिक्विड फेज में है, इसको हीट करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वेपर में। इसको ठंडा करेंगे तो वापस वेपर किस में कन्वर्ट होगा हमारा सर? लिक्विड में। तो एक समय में ऐसा आएगा, समय कैसा? इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। बात करते हैं सर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग हैं। अगर हम बात करें सर यहां पर ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का रेट, ये क्या मेरा है? रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। और वेपर को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, मेरा क्या सर है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर इवेपोराइजेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाए तो हमारा सिस्टम किस में आ जाएगा सर? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम मेरा कैसा है सर? क्लोज है। थोड़ा हम लोग समझना चाहेंगे, मैं इसको और बेसिकली तौर पे अगर हम इसे समझना चाहें, एक हमने पतीला लिया, इसको थोड़ा हम हीट करते हैं और मैंने इसे क्लोज कर दिया। यहां पे क्या हमारा है सर? लिक्विड है। ये हमारा क्या है? कोई हमारा एक लिक्विड है। और ये बच्चा लोग क्या है सर? इसका सरफेस। ये मेरा क्या है सर? सरफेस ऑफ लिक्विड। जब आप इसको जैसे ही हीट करेंगे तो यह वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। वेपर में मेरा कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, ये जाएगा, इससे टकराएगा और टकराने के बाद वापस इसमें आके क्या करेगा? इसके सरफेस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। यह जो वेपर है इस लिक्विड का टकराने के बाद में वापस रिटर्न होगा और यहां पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। इसी तरीके से इस लिक्विड का ऑन वेपर, ये सब जो है, ये सब क्या हमारा है सर? ये हमारा वेपर है। किसका सर? इस लिक्विड का। इस लिक्विड के सरफेस पर इसी लिक्विड का वेपर प्रेशर लगा रहा है। लगा रहा है ना सर प्रेशर? ये हमारा क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। ये जो प्रेशर है ये क्या मेरा है सर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। कोई दिक्कत? तो हम लोग समझ सकते हैं। और ये सबका सब जो सिस्टम है, ये हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा कैसा है सर? ये हमारा सिस्टम है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का। तो बात करते हैं जब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाए और यहां पर लिक्विड का अपना वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है, यही प्रेशर क्या कहलाएगा हमारा सर? वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा हमारा सर? वेपर प्रेशर।
तो हम लोग समझ सकते हैं सर, ये इसके लिए हमने जो टेम्परेचर लिया है यहां पे क्या लेंगे सर, कांस्टेंट। तो हम लोग बात कर समझ सकते हैं। अगर मैं वेपर प्रेशर को समझाना चाहूं तो हम लोग क्या समझेंगे यहां से, वेपर प्रेशर एक्चुअली में है क्या, बातें समझ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी। वेपर प्रेशर क्या है सर, ये जो वेपर प्रेशर है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, किसके थ्रू एग्जर्ट किया जा रहा है सर, वेपर के थ्रू। वेपर किसका है सर, लिक्विड का अपना वेपर है। तो हम लोग समझ सकते हैं वेपर प्रेशर क्या है मेरा सर, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर। वेपर किसका सर, कहां पे एग्जर्ट करेगा, हमारा इस लिक्विड सरफेस पे एग्जर्ट करेगा, ऑन लिक्विड सरफेस पे। ये कब होगा सर, जब हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए हमारा। यहां पे हमारा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो। कैसा इक्विलिब्रियम सर, तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए और हम यहाँ पे लिखेंगे डिफिनेशन। तो चलो इरेज कर दो इसे मैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सर, वेपर प्रेशर होता क्या है, अभी तक हम लोग समझे क्या, कि जब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की बात हो और टेम्परेचर मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये दो बात का ख्याल रखेंगे। पहली बात कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरी वाली बात हमारा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए। उस समय में जब लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कब आएगा सर, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा और उस लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का रेट और गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट, यानी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों मेरा क्या होना चाहिए, दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए। जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तब ना कंडीशन आएगी लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की। तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में और टेम्परेचर मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस वक्त में उस लिक्विड का अपना वेपर, जो कि हीट करने पर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वो वेपर वापस से उस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है सर, क्लोज है। पतीला के ऊपर ढक्कन लगा हुआ था ना, तो वह जो वेपर है अपने ही लिक्विड के और उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसी एक्सर्ट प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो मैं डेफिनेशन लिखूं, लिखता हूं मैं, क्या लिख लिया सर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by, कौन कर रहा है सर, वेपर, of a liquid on its surface when they में कौन सर, लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड वेपर प्रेशर। बातें समझ में आ रही है सर, हमने क्या लिखा है सर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का वेपर कांस्टेंट टेम्परेचर पे सर उस लिक्विड के सरफेस पे क्या करेगा सर, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उसी एक्सर्टेड प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर, वेपर जो प्रेशर लगा रहा है उस लिक्विड के सरफेस पर। दूसरी वाली बात, या वेपर प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये हम लोग को जानना है। तो मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, सर नंबर ए, यहां पे हम लोग समझेंगे अगर यहां पे लिक्विड जो हमारे पास में अवेलेबल है उसके नेचर पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो कैसे कैसे डिपेंड करेगा सर, नंबर पहली बात,
देखते हैं सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं इसकी बात करना चाहूंगा। तो वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, आप समझिएगा। अगर लिक्विड जो हमारे पास अवेलेबल है, उनके जो कंपोनेंट होंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, उन लिक्विड पार्टिकल्स में, जो लिक्विड हमारे पास अवेलेबल है, उस लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होगा, उसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर काफी स्ट्रांग होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर काफी स्ट्रांग होगा सर, तो हीट करने पर क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा आसानी से? नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा, वह लिक्विड उतना आसानी से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा। और जितना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा सर, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा सर, आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रेशर नहीं लग पाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया, उस लिक्विड में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया, तो वह इजी रूप से वेपर में कन्वर्ट होगा और आसानी से प्रेशर लगाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका सर, ये किसका बीच में लगने वाला है सर, है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। नंबर बी, वोलेटिलिटी पे कैसे डिपेंड करता होगा। देखिए वोलेटिलिटी क्या होता है, कोई लिक्विड का वोलेटाइल होना, मतलब क्या, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। कुछ कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो इजी रूप से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो इजी रूप से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात करते हैं हनी की, हनी भी तो हमारा एक लिक्विड है, लेकिन उसके लिक्विड में जो हमारे पास अवेलेबल हनी है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सर, काफी स्ट्रांग होता है, तो वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कि उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। वह लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का जो उसका क्षमता है वो क्या है, कम है सर। तो जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, वह उतना आसानी से ही वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब कि वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा मेरा सर, ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। चलेगा, चलिए इधर मैं अटैच कर दूं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर का। नंबर दूसरा, टेम्परेचर। खुद सोचिए सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड मेरा आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑफकोर्सली ज्यादा होगा सर। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब कुछ कुछ ऐसे भी बातें हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। नंबर ए, समझिएगा सर, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? मतलब साफ है सर, अगर आप किसी भी लिक्विड को अगर आप हीट कर रहे हैं, सिस्टम क्लोज होना चाहिए किसी पतीले में, एक ऐसे बर्तन में जिनका कि सरफेस एरिया ज्यादा है, और एक ग्लास में, तो दोनों में अमाउंट, लेकिन दोनों का हमारा अगर मैं बात करना चाहूं तो आप सरफेस एरिया की बात कर लीजिए। एक बर्तन ऐसा लीजिए जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो, एक बर्तन ऐसा लीजिए जिसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन अगर जब हीट करते हैं तो वह वेपर में कन्वर्ट होगा, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, तो वेपर प्रेशर दोनों में हमारा सेम लगेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसका रीजन क्या है सर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वह सिस्टम हमारा कैसा है सर, इक्विलिब्रियम में है। यहां पर लिक्विड गैस क्या मेरा है सर, इक्विलिब्रियम में है। यहां पर रेट ऑफ इवेपोराइजेशन और रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है, दोनों क्या होगा, इक्वल,
समझ गए? अगर ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इक्विबराइजेशन इंक्रीज होगा सर, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज कर जाएगा। तो सरफेस एरिया पे फर्क नहीं पड़ता है। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। रीजन क्या है सर? क्योंकि सर चूंकि हमारा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ही वेपर प्रेशर आता है, तो वहां पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का जो रेट है वह इंक्रीज करेगा, तो उसी रेट के साथ में हमारा गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन भी उसी रेट से इंक्रीज करेगा, तो फर्क नहीं पड़ने देगा। इसको नोट कर ले आप लोग। इरेज कर दूं मैं? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सर। वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। देखिए सर, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता, बस ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलिए चलो हम लोग आगे बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, जो कि इंपॉर्टेंट है सर। इस वेपर प्रेशर में मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है सर? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में 2 केस पॉसिबल है। नंबर पहला केस सर, फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम होना चाहिए हमारा, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट भी मेरा क्या होना चाहिए सर? लिक्विड होना चाहिए। नंबर दूसरा, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम चर्चा करते हैं राउल्ट्स लॉ की। मैं इधर बात करना चाहता हूं सर, तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। मतलब कि हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज क्या होना चाहिए सर? ये किस फेज में हमारा है सर? लिक्विड फेज में है। और सॉल्वेंट भी मेरा कैसा है सर? लिक्विड फेज में है। और एक ऐसा लिक्विड है सर, तो ये वोलेटाइल लिक्विड है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल, ये क्या है सर? सॉल्यूट। हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? ये इंपॉर्टेंट है सर, बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट लॉ। ये 5 मार्क्स के लिए, बोर्ड के लिए सर काफी इंपॉर्टेंट जाता है सर, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। ये 5 नंबर में आता है सर। राउल्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। डेरिवेशन पूछा जाता है फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके लिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो मैं मतलब समझाना चाहता हूं, हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ना चाह रहे हैं फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए। ये पहला लिक्विड सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्यूट मेरा लिक्विड फेज में है और ये लिक्विड कैसा है सर? वोलेटाइल लिक्विड है। सॉल्यूट मेरा कैसा हो गया? वोलेटाइल। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। समझते हैं सर? चलिए बच्चा लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, केस 1 की बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके कहने का मतलब क्या हुआ सर? हम लोग लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए राउल्ट्स लॉ जानना चाह रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। हमने सॉल्यूशन लिया है, एक सॉल्यूट है और मेरे पास क्या है सर? सॉल्वेंट है। तो बच्चा लोग चूंकि हम लोग समझ सके हैं सर कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मेरा किस फेज में होना चाहिए? लिक्विड फेज में होना चाहिए। तो हमने यहां पर 2 लिक्विड लिया, एक को मैंने लिक्विड बी बोला
और एक को मैंने क्या बोला, लिक्विड ए बोला। ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, तो सॉल्वेंट को, और ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को। चलेगा? हम लोग कुछ कुछ चीज को मानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिक्विड बी, ये हमारा क्या है सर, लिक्विड ए। ये मैंने लिया सीरियल नंबर। नंबर पहला, हम लोग मानते हैं पार्शियल प्रेशर की, ठीक है। तो मैंने पार्शियल प्रेशर लिक्विड बी के लिए क्या लिया सर, पीबी माना, और ए के लिए मैंने क्या माना, पीए माना। नंबर दूसरा, मैं मानना चाह रहा हूं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर प्योर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने क्या माना, पी नॉट बी, और क्या माने हैं सर, पी नॉट ए। नंबर तीसरा, हम लोग मानते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दो केस के लिए सर, एक जब हमारा लिक्विड फेज में हो, और दूसरा हम लोग मान रहे हैं मोल फ्रैक्शन जब किस फेज में हमारा है सर, ये वेपर फेज में है। जब लिक्विड फेज में है सर, तो हमने क्या माना, एक्स बी, इसे एक्स ए, इसे मैंने क्या बोला, वाई ए, मैंने इसे क्या बोला, वाई बी। यहां पर वाई ए क्या है सर, मोल फ्रैक्शन है जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। ये मोल फ्रैक्शन भी हमारा एक्स बी और एक्स ए हमारा है, कब है सर हमारा, जब ये लिक्विड हमारा किस में है, लिक्विड फेज में है। तब सॉलिड और सॉल्वेंट मेरा दोनों लिक्विड फेज में है। जब आप इसको हीट करिएगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा ना, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा तब इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है सर। चलो बच्चा लोग, हम लोग कुछ और मानते हैं। ये हमारा क्या है, लिक्विड बी है, और ये हमारा क्या है सर, लिक्विड ए है। 5वें नंबर की मैं बात करता हूं, मोल की, नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए मैंने क्या बोला, एनपी, इसके लिए मैंने क्या बोला है, एनए। नंबर छठा, मास ऑफ गिवन मास, मैं मास की बात करता हूं, गिवन मास की, इसके लिए डब्ल्यू बी, इसके लिए डब्ल्यू ए। और नंबर 7वां, मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैंने क्या बोला, एम बी, इसके लिए मैंने क्या बोला, एम ए। चलिए इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है। इतना हमें मान के चलना है, तब जाके हम लोग बात कर पाएंगे राउल्स लॉ की। चलिए सर, इसे नोट कर ले आप लोग, इरेज कर दो मैं। चलिए बच्चा लोग यहां पे समझेंगे थोड़ा सा। सर राउल्स लॉ ने क्या बोला, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो समझिएगा। जो हमारे पास अवेलेबल था सॉल्यूशन, और यहां पर जो दो कंपोनेंट थे, सॉल्यूट थे और क्या थे, सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मैंने क्या बोला था, लिक्विड बी, और इसे मैंने क्या बोला था, लिक्विड ए। इस बी के लिए इसका पार्शियल प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, मैंने इसे क्या माना था, पीबी। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या मैंने माना था, पी नॉट बी। चलेगा? लिक्विड ए की मैं बातें करूं तो मैंने इसका वेपर प्रेशर को क्या माना, पी नॉट ए। पार्शियल प्रेशर को मैंने क्या बोला, पी ए। मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बोला, एक्स ए। तो बच्चा लोग, राउल्स लॉ क्या बोलता है, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, लिक्विड मेरा क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पार्शियल प्रेशर जो है, दोनों कंपोनेंट की मैं बात करता हूं,
इच कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है वह सॉल्यूट के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्वेंट में जो लिक्विड अवेलेबल है इसका पार्शियल प्रेशर इसके अपने मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं राउल्ट्स लॉ states that for volatile solute the partial pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो हम लोग अगर समझना चाहें ये क्या कहना चाह रहा है, तो हमारे पास कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां समझ लीजिएगा। हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो बच्चा लोग हमारे पास 2 कंपोनेंट है सर, एक लिक्विड बी, एक क्या है सर, लिक्विड ए। फॉर कंपोनेंट बी, यानी कि मैं लिक्विड बी की बात कर रहा हूं सर, इसके लिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये क्या बोला, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। यहां से पीवी इक्वल टू मैं क्या दे सकता हूं सर, पी नॉट बी एक्सबी, इक्वेशन 1 चलेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सर डाल्टन्स लॉ में। चलिए दूसरी बात मैं कर रहा हूं सर, फॉर कंपोनेंट एक ही मैं बातें कर रहा हूं, यहां से भी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यहां पे क्या होगा सर, इसका पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहां से बच्चा लोग क्या लिख सकते हैं सर, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसे नोट करिए आप लोग सर। डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए सर, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इसे नोट कर ले, यहां से इरेज कर दूं मैं। आइए बात करते हैं अब। नाउ अकॉर्डिंग टू Dalton's law of पार्शियल प्रेशर, डाल्टन से क्या बोला था, थोड़ा मैं मान लेता हूं सर, इफ टोटल प्रेशर इक्वल टू, मैंने क्या बोला, पी, मैं भी पी की बात कर रहा हूं सर, तो पी टोटल जो हमारा होगा वह क्या होगा सर, पी ए प्लस पी बी। तो हमने पी ए की वैल्यू क्या निकाला, पी नॉट ए एक्स ए। पीबी के लिए मैंने क्या निकाला था, पी नॉट बी एक्स बी। यहां से मेरा क्या आ गया सर, पी टोटल। इक्वेशन नंबर 3। अब आगे वी नो दैट, हम लोग यहां पे एक्स ए का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी मेरा कितना होता है, 1। यहां से बच्चा लोग एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। इसे मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 4। अब इस एक्स ए को हम लोग यहां पे पुट कर दें, मैं पुट करना चाह रहा हूं, तो इक्वेशन 4 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। मैं इधर एरेंज करूं, इसे नोट कर लिया आप लोग। चलिए बच्चा लोग तो देखते हैं हम लोग आगे सर।
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए, पी टोटल इज इक्वल टू, यहां पे पुट करते हैं सर, एक्स ए का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बी, तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्व करिए इसको, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी, क्या हो जाएगा सर एक्स बी। चलेगा? चलिए सर, अब यहां पे कुछ चीजें कॉमन आ रही है सर, उसको हम लोग कॉमन कर लें। देखिए तो हमारे यहां पे एक्स भी कॉमन आ जाएगा, यहां पे कॉमन करते हैं। तो यहां से एक काम करते हैं, इसको इधर लाइए, यहां से मैं बात करता हूं, तो पी नॉट बी माइनस इस दोनों से मैं बात कर रहा हूं, आप पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा सर यहां पे एक्स बी प्लस क्या हो जाएगा सर पी नॉट ए, हो जाएगा ना। आपने यहां से पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए लिया, एक्स बी को मैंने क्या किया कॉमन किया, यहां से क्या आ गया मेरा सर पी नॉट ए। तकलीफ, ये मेरा क्या है सर पी टोटल। थोड़ा समझिएगा सर, इसे हमने बोला इसका ग्राफ मुझे बनाना है, ये y, ये किसकी तरह सर m की तरह, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा क्या है सर c। तो मुझे कैसा लग रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यानी कि ग्राफ जो होगा किसके किसके बीच सर, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में बात कर रहा हूं। तो ये ग्राफ कैसा है सर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो ग्राफ मुझे कैसा देगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। समझ गए? अभी हम लोग आगे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ये हमारा प्रूफ हो गया। इक्वेशन नंबर ये कौन सा आ जाएगा 5, बस आपको यहां तक ला करके छोड़ देना है। ठीक है सर, ग्राफ बोला जाए तो ठीक है, आप यहां तक ला करके छोड़ दीजिए। आपके अगर बोर्ड के एग्जाम में बोला जाता है कि आपको डेरिवेशन चाहिए, राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन करना है आपको फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तो आप यहां तक ला करके छोड़ दें। ठीक है सर, अगर ग्राफ पूछा जाए तो आपको आगे ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा, आपको हम ग्राफ ड्रॉ करके बता रहे हैं, पहले आप यहां तक नोट कर लें। इरेज कर दो मेरे से। चलिए, तो ड्रॉ करना चाहते हैं ग्राफ, ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, और यहां पर हम कुछ चीज एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूमिंग लिक्विड B is less volatile than liquid A। दिख रहा है यहां पे मैंने क्या लिया वेपर प्रेशर, और हमारा यहां पे क्या है मोल फ्रैक्शन। मैं यहां पे बनाऊं या इधर बनाऊं, दिख रहा है इधर। चलिए, ग्राफ को मैं उधर ही ड्रॉ करता हूं। बच्चा लोग थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा। ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, किसकी किस ड्रॉ करना चाह रहे हैं, थोड़ा मतलब समझिएगा सर। हमने क्या एज्यूम कर लिया, लिक्विड बी जो है वह लेस वोलेटाइल है, किसके रिस्पेक्ट में सर, लिक्विड ए के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब साफ है सर, लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, लिक्विड बी के जो वेपर प्रेशर की वो क्या होगी सर कम होगी। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। चलिए, इधर मैंने क्या लिया वेपर प्रेशर है, इधर हमारा क्या है सर मोल फ्रैक्शन है। यहां पे हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं सर, यहां पे एक्स ए की वैल्यू हमने 0 ले लिया, एक्स बी की वैल्यू क्या लिया मैंने सर 1 लिया। इस पॉइंट पे बात करते हैं, यहां पर एक्स ए मैंने 1 लिया, एक्स बी मैंने क्या लिया सर 0। इधर मोल फ्रैक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो
आप इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दें, चलेगा सर? चलिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, लिक्विड बी की वेपर प्रेशर क्या होगी सर? लिक्विड बी की वेपर प्रेशर क्या होगी सर? पी नॉट बी। और लिक्विड ए की वेपर प्रेशर क्या होगी सर? पी नॉट ए का ज्यादा होगा सर। ये ज्यादा वोलेटाइल है ना, तो इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी सर? ज्यादा होगी। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या है सर? ज्यादा है। और यहां पे लेते हैं सर, यहां पे मैंने क्या लिया? पी नॉट बी मैंने माना इसे। इस पॉइंट को हम लोग क्या माने हैं? पी नॉट बी। चलेगा? चलिए सर, एक ग्राफ तो मेरा ऐसे जाएगा, लाइन स्ट्रेट लाइन है ना हमारा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यहां से लिख सकते हैं सर, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए को। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैं यहां से यहां मिलाना चाह रहा हूं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर? पीबी को। पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत? पी इज इक्वल टू सर पी नॉट ए एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और इसकी मैं बात करूंगा सर, ये मुझे क्या देगा? पी टोटल। पी टोटल मुझे क्या देगा? पी ए प्लस पी बी। ये हमारा ग्राफ हो गया। थोड़ा मैं ग्राफ के स्लोप की बात करना चाह रहा था, ठीक है? मैं यहां पे आपको समझाऊं थोड़ा सा। पहले आप इसको यहां से यहां तक नोट कर लें, इसे नोट कर ले, तो हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के स्लोप के बारे में बात करते हैं। चलिए इसे नोट कर ले, इरेज कर दो। मैं बच्चा लोग थोड़ा मैं स्लोप के बारे में बात करना चाहता हूं। आइए मैं बात करता हूं थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में मेरे पास क्या आया था सर? पी टोटल इज इक्वल टू हमारे पास था पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू, यहां पे क्या मेरा आ गया था सर? एक्स बी प्लस पी नॉट ए। ये था ना इक्वेशन 5 सर। चलिए बच्चा लोग, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 5। यही तो मुझे स्लोप दे रहा है m। ये मेरा क्या है सर? स्लोप की बात करते हैं। हियर स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे? m की वैल्यू थोड़ा मैं जानना चाह रहा था सर, m मेरा कब यहां पर पॉजिटिव आएगा? m मुझे क्या चाहिए सर? पॉजिटिव चाहिए। m की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए p नॉट b को ज्यादा होना पड़ेगा। किससे सर? p नॉट a किससे? और अगर मुझे स्लोप नेगेटिव चाहिए, इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव, देन तब क्या होगा सर? इसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए p नॉट a को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा ना। देन मैं लिख दूं p नॉट a ग्रेटर देन p नॉट b। ठीक है सर? चलिए यहां नोट कर लिया आप लोग इसको सर। इसे इरेज कर देता हूं मैं। आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ को। डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था सर? इन्होंने कहा था पार्शियल प्रेशर जो हमारा है वह किसके इक्वल होगा सर? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहां पे जो मोल फ्रैक्शन होगा ये कब होगा सर? इन वेपर फेज। तो चलिए सर, फॉर कंपोनेंट ए की मैं बातें करता हूं सर। यहां से पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के लिए क्या हो जाएगा? वाई ए इंटू पी टोटल। पी ए इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा सर? पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। इसको पहला क्वेश्चन मान लीजिए।
फोर कंपोनेंट बी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग सर? पार्शियल प्रेशर पीबी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या हो जाएगा? वाई बी इंटू पी टोटल, चलेगा। और यहां से आप लोग पीबी के लिए क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चा लोग, इस तरीके से हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट खत्म हो गया। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के लिए। न्यूमेरिकल्स इनसे अच्छे खासे आते हैं। सॉल्यूशन से केमिकल काइनेटिक्स से सर डेरिवेशन कंफर्म समझिए। सॉल्यूशन में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो यहां से आते हैं, राउल्ट्स लॉ से आते हैं। तो इनको आप कंफर्मली 2 से 3 बार डिराइव कर लें। इन पे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हो वो कर लें, आपको नेक्स्ट डीपीपी मिलेगा इसी पे बेस्ड ऑन। तो इनको आप अच्छे ढंग से कवर कर लें, ठीक है। इन्हें आप पहले नोट करें सर, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसे नोट कर लें, इरेज कर दूं मैं। हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड ऑन एक न्यूमेरिकल्स की। एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ किसका सर? लिक्विड सिस्टम की बात करें ना लोग हम लिक्विड सिस्टम सिस्टम का मतलब ही होता है सर फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। लिक्विड हमारा वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ, ठीक है सर। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे पास एक सॉल्यूशन बन रहा है, किसका किसका सर? तो CH3OH और C2H5OH का। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ CH3OH। CH3OH का जो वेट है वह कितना है सर? 32 ग्राम। और 23 ग्राम ऑफ C2H5OH। इसका जो मुझे वेट दिया गया है वह कितना है सर? 23 ग्राम। हम बातें कर लें। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा? कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 4, 12 4 16, 16 16 कितना हो जाएगा सर? 32। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो थोड़ा काउंट कर लें। कार्बन के लिए सर 12 2 ना 24, 6 30, 16 46, चलेगा सर। आगे हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है थोड़ा हम ये जान लेते हैं, ठीक है सर। इसको मैं इरेज करूं, इधर मैं इरेज करता हूं। सर क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब कि मुझे बोला जा रहा है निकालने के लिए सर P, आप इसे A बोल दें, इसे मैं क्या बोल देता हूं? B, चलेगा। WA, WB, MB, MA। मुझे क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH। और इसे मैं क्या बोल देता हूं? PA। और मुझे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है सर? PB। तो इसे हमने क्या माना है? PA माना, ये बोला निकालने के लिए। और मुझे क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH। पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH, इसे आप मान ले PB। इसका वेट कम है, PB मैंने मान लिया। और मुझे क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए सर? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी मुझे निकालने के लिए बोल रहा है सर P टोटल। ये 3 चीज मुझे बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सर पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए थोड़ा PCH3OH का फॉर्मूला क्या होगा सर? P नॉट CH3OH इंटू मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ये चाहिए ना हमें। तो P नॉट CH3OH की वैल्यू कितनी दी हुई थी ये थोड़ा हम देख लेते हैं। इसके लिए P नॉट
CH3OH की वैल्यू कितनी दी हुई थी, और यहां से P0B की वैल्यू कितनी दी हुई थी, मैं थोड़ा पहले लिख लेता हूं। इसकी वैल्यू थी 90 mmHg और इसका वैल्यू था 51 mmHg। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या सर, मोल फ्रैक्शन चाहिए हमें। मैं यहां पे इसका मोल निकाल लेता हूं, ठीक है सर। इसका बच्चा मोल कैसे निकलेगा, मैं यहां पे निकाल लेता हूं। मोल ऑफ A इजकल टू वेट बटा मॉलिक्यूलर मास WA बाय MA, यहां से इजकल टू 32/32, कटाइए, 1 कट गया। मैं मोल ऑफ B निकालना चाहता हूं, तो मोल ऑफ B कैसे निकलेगा सर, WB बाय MB। WB कितना है सर, 23/46, कटाइए, कितना कटेगा सर, 0.5 पार्ट में, ठीक है सर। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, P0 CH3OH जो मुझे मिला हुआ है वह कितना मुझे दिया हुआ है सर, 90 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH क्या होगा सर, CH3OH का मोल, यानी क्या होगा इसका लिए होगा सर, मोल ऑफ CH3OH बाय टोटल मोल, मोल ऑफ CH3OH प्लस मोल ऑफ C2H5OH। सॉल्व कर लीजिए, 90 इंटू CH3OH का मुझे मोल कितना मिला हुआ है, 1 बाय 1 प्लस C2H5 के लिए कितना है सर, 0.5। इसको सॉल्व करूं मैं, तो 90 इंटू 1 बाय 1.5, इसको उड़ाइए, 5 से 2, 5 से 3, 3 से 3 कटाइए सर, 30। ये कितना मुझे आंसर आ गया, 60 mmHg। ये तो मुझे मिल गया। अब किसकी बारी होगी सर, इसकी बारी, मैं इसे इरेज कर दूं। चलिए बच्चा लोग, इसी तरीके से हम लोग बात करना चाहते हैं, मैं इसकी बात करता हूं, PCH2OH के लिए क्या होगा, P0 C2H5OH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। P0 C2H5OH मुझे कितना मिला हुआ है, 51 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा, मोल ऑफ C2H5OH मतलब क्या, 0.5 बाय टोटल मेरा क्या था, 1.5। इसको उड़ा दीजिए, 5 से 3, 3 से कटाइए सर, 3 1 और 17, ये क्या हो जाएगा सर, mmHg। ये मुझे क्या मिल गया, इसका पार्शियल प्रेशर मुझे मिल गया। अब तीसरा मुझे चाहिए P टोटल। अगर आपको चाहिए P टोटल, अब P टोटल कैसे निकालेंगे, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस क्या, PB, और हमें PA का वैल्यू कितना मुझे मिला हुआ है, आपने एक किसको बोला है, CH3OH को, मुझे कितना मिला है 60, प्लस PB मुझे कितना मिला है सर 70। इसको लिख लीजिए, तो शायद 77 mmHg। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं सर, पहले आप इसे नोट कर लें, पहले इसे नोट करेंगे, फिर इसे नोट करेंगे यहां, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए सर इसे नोट कर ले आप लोग, इधर इरेज करो मैं। तो बच्चा लोग, मुझे जो दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है वह मुझे बोल रहा है सर कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में मुझे मोल का फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सर। मतलब मुझे क्या बोल रहा है निकालने के लिए सर, YA बोला जा रहा है निकालने के लिए, और मुझे YB बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है सर। हम लोग बातें करते हैं सर थोड़ा सा यहाँ पे YA और YB के लिए कैसे करेंगे सर। तो आइए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ,
हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ में क्या पढ़ा था सर? थोड़ा मैं ले लेता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक है सर, चाहिए मुझे वाई ए, वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए बाई पी टोटल। पी ए मेरा क्या हो जाएगा सर? पी ए मतलब क्या? CH3OH के लिए मैं बात कर रहा हूं। CH3OH के लिए आप एक काम करें, यहां ले लें CH3OH, तो हो जाएगा CH3OH। ठीक है सर, तो बच्चा लोग ये CH3OH इज इक्वल टू PCH3OH मुझे कितना आया है? 60 बाय P टोटल मुझे कितना मिला है सर? 77। इसको सॉल्व कर लें, ये आंसर आ गया। दूसरी वाली बात, मुझे चाहिए YB चाहिए। YA मतलब क्या? आप किसी को भी मान लीजिए सर, C2H5OH P C2H5OH इज इक्वल टू Y C2H5OH इंटू P टोटल। यहां से Y C2H5OH इज इक्वल टू, ये इसका कितना वैल्यू आया था सर? 17 बाय P टोटल कितना होगा सर? 77। ठीक है, इतना मेरा आंसर आ गया सर। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग सर, इसका नोट्स बना ले आप लोग, इनका DPP में भेज दूंगा। और आज के लिए बाय बाय, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग सर नेक्स्ट के लिए।